दोस्तों आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 20th सेंचुरी की एक महान ऑथर वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी को। इस वीडियो में मैं आप लोगों को वर्जीनिया वुल्फ की बायोग्राफी से जुड़े हुए हर एक पॉइंट को बताऊंगा। सबसे पहले शुरू करते हैं इनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से। वर्जीनिया वुल्फ का जो जन्म हुआ था वो 25 जनवरी 1882 को हुआ था। इनके बचपन का नाम एडिलिन वर्जीनिया स्टीफन था। जिस घर में इनका जन्म हुआ था उस घर का नाम हाइड पार्क गेट था, जो कि लंदन में था। इनके पेरेंट्स की बात करते हैं तो इनके पेरेंट्स में से इनके पिताजी का नाम लेस्ली स्टीफन था, जो कि लिटरेचर के साथ एसोसिएट रहते थे। ये लेस्ली स्टीफन जो थे इनके पिता, वर्जीनिया वुल्फ के पिताजी, ये एक हिस्टोरियन थे, एसेइस्ट थे और बायोग्राफर भी थे। वर्जीनिया वुल्फ के अंदर जो राइटिंग के और रीडिंग की जो क्वालिटी है या गुण हैं वो इनके पिताजी की वजह से ही आई थी। जूलिया स्टीफन इनकी मदर का नाम था। जो हमारी राइटर वर्जीनिया वुल्फ हैं इनकी एजुकेशन हमेशा प्राइवेट में हुई थी, मतलब कि इनके जो कज़न वगैरह थे, इनके भाई वगैरह थे, उनको स्कूल से या फिर यूनिवर्सिटी से, स्पेशली कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से उनकी पढ़ाई हुई थी। लेकिन वर्जीनिया वुल्फ की जो पढ़ाई हुई थी इनके पिताजी के सुपरविजन में ही हुई थी, मतलब ये किसी भी स्कूल या फिर यूनिवर्सिटी नहीं गई थी। इनके पिताजी ने ही प्राइवेटली इनको घर पर पढ़ाया था और पढ़ाने के लिए ट्यूटर वगैरह आते भी थे। अगर हम बात करें इनके ऑक्यूपेशन की तो वर्जीनिया वुल्फ 20th सेंचुरी से बिलोंग करने वाली एक डायरिस्ट, नोवेलिस्ट, एसेइस्ट, पब्लिशर एंड क्रिटिक थी। अब बात करते हैं इनकी थोड़ी सी एजुकेशन के बारे में कि किस तरह से इन्होंने अपनी एजुकेशन को लिया। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि वर्जीनिया वुल्फ की जो एजुकेशन थी, स्टडी थी, वो स्टार्टिंग में घर से ही शुरुआत हुई थी। लेकिन इनके जो ब्रदर थे, भाई लोग थे, कज़न या ब्रदर जो थे, वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते थे। तो इनके पिताजी ने क्या कर रखा था, इनके पिताजी ने घर में ही लाइब्रेरी बनाकर रखी थी ताकि जो घर में रहने वाले बच्चे हैं उनको स्टडी जैसा माहौल मिल सके। और इनके जो ब्रदर थे, वर्जीनिया वुल्फ के जो ब्रदर थे, वो अपने कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से हमेशा कोई ना कोई बुक लाते रहते थे, जिसकी वजह से हमारी राइटर वर्जीनिया वुल्फ का जो इंटेलेक्ट है यानी कि बौद्धिक स्तर है वो लगातार बढ़ता ही रहा। अब इनकी मदर जो थी जूलिया स्टीफन, उनकी डेथ हो गई थी 1895 में, जब वर्जीनिया वुल्फ मात्र 13 साल की थी। अब वर्जीनिया वुल्फ की दिमाग के ऊपर इनकी मदर का डेथ का बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा और इन्हें माइंड में थोड़ी सी दिक्कत रहने लगी, यानी कि मेंटल इलनेस इनको होने लगी। अब कुछ समय बाद जब इनकी मदर की डेथ हो गई थी तो घर का जितनी भी जिम्मेदारी थी वो इनकी एक हाफ सिस्टर थी, यानी कि सौतेली बहन थी, जिसका नाम स्टेला डकवर्थ था। सारी घर की जिम्मेदारी उन पर आ गई। लेकिन 1897 में स्टेला की भी डेथ हो गई। अब उसी साल से 1897 से ही वर्जीनिया वुल्फ ने डायरी में लिखना स्टार्ट कर दिया। अब हम पढ़ते हैं कि जो इनके फादर थे इन्होंने इनको बहुत सपोर्ट किया। इनके फादर ने इनको बहुत सपोर्ट किया। इनके जो वर्क ये लिख रही थी, कोई भी चीज़ लिटरेचर से संबंधित ये लिखती थी, इनके पिताजी उसे इम्प्रूव करने के तरीका बताते थे। तो वर्जीनिया वुल्फ को इनके फादर से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली थी। लेकिन इनके फादर की डेथ जो हो गई थी वो 1904 में हो गई थी, जब वर्जीनिया वुल्फ मात्र 22 साल की थी। अब वर्जीनिया वुल्फ को इनके पिताजी का बहुत ही सहारा मिल रहा था, सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन उनकी डेथ भी 1904 में हो गई। अब वर्जीनिया वुल्फ जो हैं वो मेंटली पूरी तरह से डिस्टर्ब हो चुकी थी, पूरी तरह से, और इनको एक माइंड की बीमारी जिसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर के नाम से जानते हैं वो हो चुकी थी। अब इन्होंने अपनी लाइफ में कई बार सुसाइड भी अटेम्प्ट किया था। अब जैसे ही इनके पिताजी की डेथ हो गई थी तो इन्होंने अपना घर जो था हाइड पार्क गेट उसको छोड़ दिया और ये जाकर ब्लूम्सबरी स्क्वायर में शिफ्ट हो गई। वहां पर जाकर इन्होंने एक ब्लूम्सबरी ग्रुप को ज्वाइन किया, इन्होंने, वर्जीनिया वुल्फ ने और इनकी बहन वेनिसा बेल ने। इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप की बात कर लेते हैं कि ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप में कौन कौन थे, कि इसका पर्पस क्या था। जो ये ब्लूम्सबेरी ग्रुप है इसमें अलग अलग तरीके के लोग जो अलग अलग प्रोफेशन से जुड़े हुए थे वो सारे के सारे इसमें इंक्लूड थे। इनमें से कुछ खास मेंबर्स को मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे स्लाइव बेल थे, एक क्रिटिक, वेनिसा बेल जो कि वर्जीनिया वुल्फ की सिस्टर हैं, ये एक पेंटर थी, ई.एम. फोस्टर जो कि फिक्शन राइटर थे, जॉन कीनेस एक इकोनॉमिस्ट थे, डेसमोंड एक लिटरेरी जर्नलिस्ट थे और लैटन स्टार की ये एक बायोग्राफर थे। इसके अलावा वर्जीनिया वुल्फ के हस्बैंड
लियोनार्ड वुल्फ भी इस ग्रुप के मेंबर थे, जो कि एक एसेइस्ट और नॉन फिक्शन राइटर थे। और वर्जीनिया वुल्फ तो इस ग्रुप की मेंबर थी ही। अब जो ये सारे के सारे मेंबर हैं इस ग्रुप के अंदर बैठते थे, डिस्कशन करते थे, और ये मॉडर्न एज में जो फेमिनिज्म को लेकर, पैसिफिज्म को लेकर और सेक्सुअलिटी को लेकर जो फ्रीडम थी, है ना, या फिर मॉडर्न एटीट्यूड था इन चीज़ों को लेकर, उसको डिस्कस किया करते थे। अब इसके बाद 1905 में ही वर्जीनिया वुल्फ ने द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट के लिए लिखना स्टार्ट किया। द टाइम्स लिटरेरी सप्लीमेंट जो है ये एक वीकली लिटरेरी रिव्यू है जो लंदन के अंदर पब्लिश्ड होता था। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1912 में लियोनार्ड वुल्फ ने इन्हें शादी के लिए प्रपोज किया। लियोनार्ड वुल्फ ने शादी के लिए इन्हें पहले भी 2 बार प्रपोज किया था, लेकिन वर्जीनिया वुल्फ ने मना कर दिया था। लेकिन 1912 में इन्हें शादी की रिक्वायरमेंट महसूस हुई, इसीलिए इन्होंने 1912 में लियोनार्ड वुल्फ के साथ शादी कर ली। लेकिन इस शादी में थोड़ी सी दिक्कतें इन्हें आई। वो दिक्कतें किस तरह की थी, इन्होंने अपने हस्बैंड को उस लेटर के माध्यम से बताया जो मैं आप लोगों को नीचे बता रहा हूं। देखिए, इन्होंने अपने हस्बैंड के लिए एक लेटर लिखा जिसमें इन्होंने कहा, आई समटाइम्स थिंक दैट इफ आई मैरिड यू आई कुड हैव एवरीथिंग एंड देन is it the sexual side of it that comes between us? As I told you brutally the other day, I feel no physical attraction in you. इसका मतलब ये है कि इन्होंने अपने हस्बैंड को लेटर लिखा जिसमें ये बताया कि मेरी शादी तुमसे हो चुकी है और मुझे इस शादी से हर एक चीज़ मिली जो एक औरत को रिक्वायर्ड होती है, लेकिन अगर मैं सेक्सुअल साइड की बात करूं तो मुझे सेक्सुअली आपके अंदर, यानी कि अपने हस्बैंड के बारे में ये बोल लिया कि आपके अंदर सेक्सुअली कोई भी अट्रैक्शन महसूस नहीं होता है। तो सोचो ये बात कितनी बड़ी बात है, लेकिन इसके बावजूद भी इनके हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ ने वर्जीनिया वुल्फ का साथ नहीं छोड़ा और इनका तमाम उम्र साथ देते ही रहे। अब 1915 में वर्जीनिया वुल्फ ने अपना फर्स्ट नोवेल द वोयाज आउट को पब्लिश करवाया, लेकिन वो फाइनेंशियली अनप्रॉफिटेबल रहा था। 1917 में वर्जीनिया वुल्फ ने अपने हस्बैंड लियोनार्ड वुल्फ के साथ मिलकर एक प्रिंटिंग प्रेस को लगाया। उस प्रिंटिंग प्रेस का नाम इन्होंने होगार्थ प्रेस रखा। क्यों? क्योंकि इनके अपने घर का नाम होगार्थ हाउस था, जिसके अंदर इन्होंने इस प्रिंटिंग प्रेस को लगाया था। सबसे पहले वर्जीनिया वुल्फ के और उनके हस्बैंड के वर्क ही इस प्रिंटिंग प्रेस से छापे गए, लेकिन उसके अलावा बाकी अदर राइटर्स के वर्क्स भी होगार्थ प्रेस के अंदर पब्लिश कराए गए थे। इसके अलावा अगर हम बात करें सबसे सक्सेसफुल नोवेल की, जो वर्जीनिया वुल्फ का सबसे सक्सेसफुल नोवेल है वो मिसेस डैलोवे है, जो कि 1925 में पब्लिश कराया गया था। इस नोवेल के अंदर वर्जीनिया वुल्फ ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसको इनके ही कंटेम्प्रेरी राइटर विलियम जेम्स ने कोइन किया था। अब बात कर लेते हैं ब्लूम्सबेरी ग्रुप को। इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप के अंदर लोग लिटरेचर की बात करते थे, लोग इकोनॉमिक्स की बात करते थे, ड्रिंक्स करते थे, डिस्कशन करते थे, लेकिन इसके अलावा सबसे मेन चीज़ जो थी, जो अपने ओपन व्यूज़ थे सेक्सुअलिटी को लेकर या फिर फेमिनिज्म को लेकर, उनको ओपनली डिस्कस करते थे, है ना, जो कि विक्टोरियन सोसाइटी में पॉसिबल नहीं था। अब इस ब्लूम्सबेरी ग्रुप के अंदर अधिकतर लोग जो थे वो होमोसेक्सुअल थे या बायोसेक्सुअल थे। बायोसेक्सुअल का मतलब होता है जो लड़कियों में और लड़कों में दोनों में इंटरेस्ट लेता है, और होमोसेक्सुअल का मतलब है जो कि सेम जेंडर में इंटरेस्ट लेता है। तो हमारी जो राइटर हैं वर्जीनिया वुल्फ, इनका इंटरेस्ट लड़कियों के अंदर भी था। लड़कियों के अंदर रदर इनका इंटरेस्ट जो था वो ज़्यादा था। इनके कई लड़कियों के साथ अफेयर चले, लेकिन जो नोटेबल नाम आता है वो आता है वीटा सैकवेल वेस्ट का। जो वीटा सैकवेल वेस्ट थी, इनके साथ इनके अफेयर काफ़ी लंबे समय तक चला और इनकी बॉन्डिंग भी अच्छी रही। इसी अफेयर के साथ ये दोनों राइटर वर्जीनिया वुल्फ भी और वीटा सैकवेल वेस्ट भी, इनका लिटरेरी करियर बहुत ही पीक पे था। इन्होंने अपने आप को बहुत डेवलप कर दिया था। वर्जीनिया वुल्फ ने इसी के दौरान टू द लाइट हाउस 1927 में, ओरलैंडो 1928 में एंड द वेव्स 1931 में पब्लिश कराया था। इसके अलावा इन्होंने इसी रिलेशनशिप में रहते रहते बहुत सारे एसेस को भी पब्लिश कराया था। इसके बाद वर्जीनिया वुल्फ ने एक एसे ए रूम ऑफ वंस ओन को भी लिखा था, जिसको इन्होंने 1929 में पब्लिश करा दिया था।
इसके बाद बात करें कि जो वर्जीनिया वुल्फ ने अपनी लाइफ के लास्ट फेज में एक बात कही थी अपने फ्रेंड से, जो कि एक लेटर के माध्यम से कही थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जब वर्जीनिया वुल्फ मात्र 6 सालों की थी तो इनके जो हाफ ब्रदर थे उन्होंने इन्हें मोलेस्ट किया था, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा रिपीटेडली यूज़ किया था, तो जिसकी वजह से इनके दिमाग पर गहरा असर पड़ा था। और ये जो मेल हैं, मेल्स के लिए थोड़ी सी नफरत इनके मन में रहती थी, सेक्सुअल अट्रैक्शन मेल्स के लिए नहीं था, इसीलिए ये अपने हस्बैंड के साथ भी फिजिकली अट्रैक्ट नहीं हुई थी। इनका ज़्यादातर इंटरेस्ट जो डेवलप हो गया था वो लड़कियों की तरफ ही हो गया था। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी से जूझ रही थी। इस बीमारी में क्या होता है, इंसान अपने आप को बहुत बार नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, फ्रीक्वेंटली उस इंसान के मूड बदलते रहते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी जान लेने की कोशिश भी करता है। और ऐसा ही हुआ, ऐसा ही वर्जीनिया वुल्फ के साथ भी हुआ। जब इनकी ज़िंदगी का लास्ट फेज चल रहा था, बिल्कुल लास्ट चल रहा था, तो इन्होंने ये एक नोवेल लिख रही थी जिसका नाम था बिटवीन द एक्ट्स, जो कि 1941 में लिखा गया और कंप्लीट भी हो गया। लेकिन उससे पहले ही वर्जीनिया वुल्फ ने सुसाइड कर लिया था। अब सुसाइड करने का तरीका भी इनका बड़ा ही अजीब था, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था ये बाइपोलर डिसऑर्डर से गुजर रही थी, तो इन्होंने एक लॉन्ग कोट को पहना, उस कोट की जेब में इन्होंने जो है स्टोन्स भर लिए, यानी कि पत्थर भर लिए, और इनके घर के पास ही एक रिवर थी जिसका नाम था ओस रिवर। और 28 मार्च 1941 को उन्होंने इस रिवर के अंदर अपने आप को समा लिया, यानी कि वो डूब गई। और उन्होंने जो स्टोन्स थे, पत्थर थे, इतनी ज़्यादा मात्रा में अपनी पॉकेट में भर लिए थे ताकि वो ऊपर ना आ पाए। तो इसी तरह से उन्होंने अपने जीवन का अंत कर लिया। आई होप ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनकी बायोग्राफी से जुड़ी हुई आप लोगों को समझ में आई है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।